हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, कल से मैंने बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर दी थी। तो कल जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। इसका कल मैंने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया था। आज मैं उसी का ही सेकंड पार्ट लेके आ रही हूँ। तो दोस्तों, कल हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेल किसे कहते हैं, सेल की खोज के बारे में हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि सेल की थ्योरी के बारे में भी हमने देखा था। हमने देखा था कि छोटी सेल, बड़ी सेल, चाहे वो लंबाई के हिसाब से या डायमीटर के हिसाब से। फिर हमने क्या देख लिया था, हमने देखा था यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर हमने प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के बारे में भी देख लिया था बेटा। और फिर हमने क्या देखा था कि जो सेल ऑर्गेनेल के बारे में देखा, जो विदाउट मेम्ब्रेन और विद मेम्ब्रेन थी, और विद मेम्ब्रेन में भी डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन थे। मैं आशा करती हूँ कि आपको कल का पढ़ाया हुआ याद होगा। और अब हम आज पढ़ते हैं उसी के आगे को कंटिन्यू करते हुए। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। हमने थोड़ा कल पढ़ा था। आज मैं इसके स्ट्रक्चर के जितने भी इसके स्ट्रक्चर का फंक्शन, इसके स्ट्रक्चर में जितने भी नेम आएंगे उनके सारे फंक्शन और उनके सारी डिटेल में आपको बताऊंगी पूरा। और फिर मैं आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस करके भी बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि जो प्रोकैरियोटिक किस किस किंगडम के अंदर रखा है। ठीक है, तो बच्चों बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल कल हमने देख लिया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमने क्या देखा था कि इसमें जो डीएनए, इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या था बेटा, एब्सेंट था। ठीक है, फिर हमने देख लिया था इसमें हमें सेल ऑर्गेनेल भी देखने को नहीं मिल रहे थे प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, इसमें फिर हमने तीसरा देख लिया था कि इसमें डीएनए जो होता है वो नेकेड होता है, हिस्टोन प्रोटीन उसमें नहीं पाई जाती है। जबकि ठीक इसका अगर अपोजिट कर दे तो वो क्या होता है, सारा यूकैरियोटिक में होता है। यानी कि उसमें सेल ऑर्गेनेल भी आपको देखने को मिलेंगे, उसमें डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी आपको देखने को मिलेगा, उसमें न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये तो कल का ही था। अब आज हम देखें तो फिर आज एक और इसमें ऐड कर लेते हैं कि इसमें जो बेटा प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये समझ सकते हैं आप कि जैसे हम लोग, कोई एक बच्चा है, पढ़ाई के लिए वो बाहर गया है। ठीक है, अब वो रूम लेगा, सिंगल रूम तो लेगा ना, डबल रूम थोड़ी लेगा, सिंगल रूम लेगा। अब क्या होगा, उसी रूम में उसका किचन भी होगा, उसी रूम में उसका बाथरूम भी होगा, उसी में उसने अपना मंदिर का कमरा भी बनाया होगा, उसी में उसका सब कुछ, मतलब उसी रूम में करेगा वो, है ना। तो इसके लिए अलग अलग क्या है, वो नहीं बने होंगे उसके लिए कंपार्टमेंट। ठीक है, तो यानी कि प्रोकैरियोटिक में भी सेम क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब क्या होता है, कोशिका के अंदर ऐसे ही बिखरे पड़े रहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, एक पूरा अच्छे से मैनेज किया रहता है। यानी कि इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं वो उनके लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं। जैसे कि गोल्जी बॉडी के लिए अलग, मतलब जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए अलग, प्लास्टिड के लिए अलग, वैक्यूल के लिए अलग, सबके अलग अलग क्या होते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन होते हैं। इस प्रकार अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें, देखें, तो हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उन्हें किस किंगडम में बांटा गया। हमें पता है कि R.H. व्हिटेकर जो हैं उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। एक है मोनिरा, एक है प्रोटिस्टा, एक है फंजाई, एक है प्लांटी और एक है एनिमेलिया। आप सभी लोग को पता होगा। तो प्रोकैरियोटिक किस में आते हैं बेटा, आपके मोनिरा किंगडम जो होता है उसके अंदर सारी प्रोकैरियोटिक आते हैं। अब मोनिरा के अंदर क्या आते हैं, आपके बैक्टीरिया होते हैं। आप इनमें कन्फ्यूज मत होइएगा। प्रोकैरियोटिक कह लो, चाहे मोनिरा कह लो, चाहे बैक्टीरिया कह लो, तीनों अगर देखोगे ना, अगर तीनों के करैक्टर पूछ लें तो तीनों के करैक्टर एक ही हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक के करैक्टर भी सेम बैक्टीरिया के करैक्टर जैसे हैं, मोनिरा के भी पूछेंगे तो बैक्टीरिया के जैसे हैं, और अगर बैक्टीरिया के पूछेंगे तो प्रोकैरियोट और मोनिरा, मतलब ये तीनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, तो अगर बात करें प्रोकैरियोटिक को, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना मोनिरा किंगडम के अंदर रखा है बेटा। इसको भी हम किस में बांट देते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, यानी बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया क्या होते हैं, मैंने कल बताया था आपको थोड़ा बहुत कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। आपको पता है बैक्टीरिया किस में देखे थे हमने, यूनिसेलुलर, एक कोशिका के अंदर देखे थे वहाँ कल। तो बैक्टीरिया क्या है आपके, यूनिसेलुलर हैं और कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। ठीक हो गया। तो प्रोकैरियोटिक में इनकी जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया 2 प्रकार के हम कौन कौन से देख सकते हैं, एक होता है हमारा यू बैक्टीरिया, एक होता है हमारा आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो होता है बेटा वो नॉर्मली क्या होता है, आपको सब जगह दिखाई देगा। नॉर्मल ये मतलब इसके लिए कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये वहाँ पे रह नहीं सकता, ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा यू बैक्टीरिया। जबकि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये हाईली टेम्परेचर एरिया पे आपको देखने को मिलते हैं। जहाँ पे ज़्यादा एसिडिटी होगी, जहाँ मतलब हाई एसिडिक एरिया जो होंगे, मतलब
क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है हमें पता है कि क्या होता है, फिर पीएच उतना कम होगा, और जितना पीएच कम होगा उतना क्या होगा, वो एसिडिक होगा। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे पीएच आपको पता है कि 7 से जो ऊपर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बेसिक नेचर के हो जाते हैं, 7 से नीचे जितने भी होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पीएच कम होगा, तो पीएच कम होने पर क्या होगा, वो एसिडिक ही तो होगा। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, हाई आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एक्सट्रीमोफाइल भी कहते हैं। अब यू बैक्टीरिया की बात करें अगर, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेसिलस, ये आपको मैंने कल भी बताया था। बेसिलस कैसे होते हैं बेटा, याद होगा अगर तो। बेसिलस जो होते हैं वो रॉड शेप के होते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला था बेसिलस में, हमने देखा था जब हम लिविंग सेल की बात कर रहे थे ना, वहाँ पर एक तो थी जीवित कोशिका, एक थी मृत कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज हमने पता है कि लीवेनहॉक ने करी थी। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप देखा गीली मिट्टी को, तो उनको क्या दिखाई दिए थे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे। क्या थे वो, बेसिलस बैक्टीरिया ही थे। कैसे होते हैं वो, यू बैक्टीरिया होते हैं। तो बेसिलस बैक्टीरिया, एक जो इसके 4 टाइप हैं, वो एक टाइप क्या है, बेसिलस बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप का होता है। एक होता है स्पाइरल बैक्टीरिया जो कि स्पाइरल शेप का होता है। एक होता है कोकाई, ये ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाता है, ये स्फेरिकल शेप का होता है। एक बचता है विब्रियो जो कि लास्ट में कॉमा शेप का होता है। अब बात अगर करें नेक्स्ट, इधर हम आ जाते हैं, इधर देखते हैं हम आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया मेनली 3 टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है हेलोफाइल, एक होता है मिथेनोजन, और एक होता है थर्मोएसिडोफाइल। तो हेलोफाइल जो होते हैं ये आपके सेलिनिटी वाले हाई सेलिनिटी एरिया में रहते हैं, यानी कि जहाँ पे आपको लवणीय इलाके जो होते हैं, जहाँ पे आपको सॉल्टी, जहाँ आपको नमकीनी जगह देखने को मिलेगी। और ऐसी अगर आप मिथेनोजन की बात करें, तो मिथेनोजन जो होते हैं ये बैक्टीरिया वहाँ सर्वाइव करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जहाँ दलदली भूमि आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और थर्मोएसिडोफाइल में तो वही है कि हाई टेम्परेचर वाले इलाकों में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। इनके भी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे हेलोफाइल की हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरम, ऐसी मिथेनोजन की मिथेनोबैक्टरम और मिथेनोकोकस। इसी प्रकार से थर्मोएसिडोफाइल के भी हैं, टेक पॉलीमरेज और थर्मस एक्वेटिकस और थर्मस लिट्रोलिस, थर्मस फ्यूरियोसस। ये सब क्या हैं, आपकी थर्मोएसिडोफाइल के एग्जाम्पल हैं। ये तो रहा आपकी जो आपके बैक्टीरिया हैं उनके टाइप्स के बारे में। क्या देखा आपने अभी तक का, आपने अभी तक का देखा प्रोकैरियोटिक क्या है। प्रोकैरियोट आपने कल लक्षणों को जान लिया था, फिर आपने इसमें आज कंपार्टमेंटलाइजेशन भी ऐड कर लिया। फिर आपने ये देखा कि जो प्रोकैरियोट है उसको मोनोडा किंगडम के अंदर रख रहे हैं, 2 टाइप में डिवाइड कर दिया है, एक यू बैक्टीरिया, एक आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में आपके वो आ रहे हैं जो किसी भी कंडीशन में आपको सर्वाइव करने को देखने को मिल जा रहे हैं, जो कि 4 टाइप के होते हैं। एक बेसिलस हो गया, एक कोकाई हो गया, एक विब्रियो हो गया, या स्पाइरल हो गया। इस प्रकार से आर्की बैक्टीरिया को भी 3 कैटेगरी में बांटा, एक हेलोफाइल, एक मिथेनोजन और एक थर्मोएसिडोफाइल। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम इसके स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर भी हो गया, यानी कि हमारे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी हो गया, और या फिर मोनोडा किंगडम के अंदर जितने भी आते हैं सबका स्ट्रक्चर सिमिलर इसके से है, ऐसा मान लेते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा देख लें, तो बेटा इसमें देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है, इसकी बाहर की बाउंड्री है। ठीक है, सबसे बाहर की जो इसकी बाउंड्री है इसका नाम क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। फिर थोड़ी सी इसके अंदर वाली जो एक लेयर है इसको क्या बोल रहे हैं हम, सेल वॉल। फिर उसके अंदर की भी एक लेयर है उसको क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा, सेल एनवलप बना रहे हैं। आपने देखा होगा, हमें कोई इन्विटेशन आता है तो वो जो लिफाफा होता है उसमें हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। उस नाम से क्या होता है, हमारी आइडेंटिटी पता चलती है कि हम कौन हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ग्लाइकोकैलिक्स भी क्या है बेटा, सबसे बाहर का लेयर है, सबसे आउटर लेयर है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको नेम प्लेट ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं, यानी कि बैक्टीरिया कौन सी बैक्टीरिया है इसका पता कैसे चलता है, ग्लाइकोकैलिक्स की हेल्प से। और ये क्या करता है, पहचान करता है। एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अलग करने का कौन काम करेगा बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स ही करेगा। फिर नेक्स्ट इसके अंदर वाला जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल आपने देखा था कल, किस में होता है, प्लांट में कि एनिमल में, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, उसमें क्या होता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनती है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी जो सेल वॉल होती है, आपको पता है कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अब आप कह रहे होंगे ये इतना बड़ा बड़ा नेम, पेप्टिडोग्लाइकन क्या चीज़ है ये। इसको ना हम बायोमोलिक्यूल्स आने वाला जो चैप्टर है आगे आएगा उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो पेप्टाइड, एक है ग्लाइकन। पेप्टाइड का मतलब होता है बेटा प्रोटीन यानी कि एमिनो एसिड से, और ग्लाइकन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट।
अब आप यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझ लीजिए, पेप्टिडोग्लाइकन, तो यानी कि पेप्टाइड पहले आ रहा है और ग्लाइकन बाद में आ रहा है। तो इसमें ऐसा होता है ना, जो वर्ड पहले आता है उसकी मात्रा कम होगी, जो वर्ड बाद में आता है उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। यानी कि पेप्टाइड यानी कि जो आपके एमिनो एसिड हैं या प्रोटीन है वो कम होंगे, उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। जबकि जो ग्लाइकन है कार्बोहाइड्रेट, उसकी मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यानी कि आप ये छोड़िए, इसको मेन ये है कि जो सेल वॉल है बैक्टीरिया किससे मिलकर बनती है, पेप्टिडोग्लाइकन, इसको म्यूरिन भी बोलते हैं। ये हम सब आगे देखेंगे, इसमें मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ ताकि आपको वहाँ पे इतना एफर्ट न लगाना पड़े, ठीक है। और फिर हम देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में होती है, एनिमल में, ठीक है। एनिमल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। अब ये बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है बेटा, जैसे सेल वॉल इसकी किसकी मिलकर बनती है, पेप्टिडोग्लाइकन, वैसे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है लाइपोप्रोटीन की मिलकर बनती है। यानी कि लाइपोप्रोटीन भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक लिपिड और एक प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन ज़्यादा है, लिपिड कम है, तो लाइपोप्रोटीन से मिलकर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। किसकी बात चल रही है, ये बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया किसके अंदर आ रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आ रहा है। तो ठीक है, तो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बन रही है, लाइपोप्रोटीन की। ये कैसी होती है मेम्ब्रेन, होती है एक सिलेक्टिव परमिएबल, यानी कि कुछ ही चीज़ों को क्या करती है, सिलेक्ट करके अपने से अंदर होकर जाने देती है। ठीक हो गया, बात समझ में आई। अब देख लेते हैं क्या क्या है ये सारे, जितने भी हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर के नेम लिख रखे हैं ना, जितने भी इसमें स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं वैसे आपको यही बता देती हूँ। अब देखिए, न्यूक्लियोइड है, ठीक है। न्यूक्लियोइड क्या होता है बेटा, हमें पता है, क्योंकि इसमें ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसके चारों ओर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है। तो ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। यानी कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस, यानी कि अविकसित केंद्रक। ठीक हो गया। अब बात करते हैं गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल क्या होता है बेटा, ये ना सिर्फ और सिर्फ दो बैक्टीरिया, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, मेरी थोड़ी जवान लड़खड़ा रही है, ब्लू ग्रीन एल्गी और एक होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है बेटा, आपकी गैस वैक्यूल पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उत्प्लवन, यानी कि ये क्या करते हैं, पानी में फ्लोट करने का, फ्लोटिंग में मदद करते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब अगर यहाँ आगे बात करें तो ये दिख रहा है आपको, सरफेस अपेंडेजेस। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको सरफेस अपेंडेजेस। सरफेस अपेंडेजेस में क्या आता है बेटा, आपका एक आता है फ्लैजिला, एक आता है पिली, एक आता है फिम्ब्री। ये लगे किससे हैं सरफेस अपेंडेजेस, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है ना, इसी से ही लग नहीं रखे, इससे अटैच होकर अटैच हैं ये सारे स्ट्रक्चर। फ्लैजिला, पिली, फिम्ब्री क्या है, ये सरफेस अपेंडेजेस है। ठीक है, तो फ्लैजिला, बैक्टीरिया में क्या होता है, आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है, पर कोई कोई बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं होता है, वो आगे देखेंगे हम। तो फ्लैजिला जो होता है वो, उसका काम क्या होता है, इसको देख लेते हैं। किससे लगे होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सरफेस है उससे लगे रहते हैं। बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस है उससे कुछ स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिनको हम फ्लैजिला, पिली और फिम्ब्री कहते हैं। फ्लैजिला की जो लेंथ होती है सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटी जो होती है फिम्ब्री की लेंथ होती है। इन सब का रोल अलग अलग है, पढ़ते हैं चलिए। फ्लैजिला जो होता है बेटा लोकोमोशन का काम करता है, यानी इधर से उधर जाने का काम कौन करेगा, आपका फ्लैजिला करेगा। इसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है। और ऐसी अगर पिली की बात करें तो पिली क्या काम करता है बेटा, आपका ये रिप्रोडक्शन का काम करता है। यानी कि एक बैक्टीरिया को अगर जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया तक पहुंचाना है तो किसकी मदद से करेगा, ये करेगा पिली की मदद से। कैसे करता है, ये कंजुगेशन ट्यूब की मदद से करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पिली प्रोटीन होता है। इसी प्रकार फिम्ब्री की बात करें तो ये क्या करता है, अटैचमेंट का काम करता है। यानी कि एक बैक्टीरिया को अगर दूसरे बैक्टीरिया से अटैच करना है या फिर किसी भी सरफेस से अटैच करना है तो किसकी मदद से करेगा, वो फिम्ब्री की मदद से करेगा। ठीक हो गया। हमने क्या क्या देखा, आपने अभी तक देखा कि इसके स्ट्रक्चर में आपने अभी तक जो देखा है वो देखा है आपने सेल एनवेलप की, यानी कि नेम प्लेट, इसे नेम प्लेट कहते हैं ग्लाइकोएलिक्स को। सेल वॉल को क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, सिलेक्टिव परमीएबल होती है। न्यूक्लियर देखा था आपने, ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसके चारों ओर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। गैस वैक्यूल देखा था, दो उसमें पाया जाता है बैक्टीरिया में, किस किस में, एक था आपका ब्लू ग्रीन एल्गी और एक था आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया।
फिर देखा था आपने सरफेस अपेंडेजेस के बारे में। सरफेस अपेंडेजेस में आपने देखा ये निकल कहाँ से रहे, किसकी लेयर से ये अटैच है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी सरफेस से जो अटैच हैं कुछ क्या होते हैं, स्ट्रक्चर अटैच होते हैं जिनको हम फ्लैजिला, पिली, फिम्बरी कहते हैं। इनके रोल भी अलग अलग हैं, जैसे फ्लैजिला लोकोमोशन का काम करता है, पिली रिप्रोडक्शन का काम करता है, और फिम्बरी जो होता है अटैचमेंट का काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब बात करते हैं मीजोजोम की। तो ये भी क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो लेयर में है ना ये सब। तो मीजोजोम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए ये है ना थर्ड वाली जो लेयर दिख रही है, तो इसी से ही क्या होते हैं कुछ फोल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फोल्ड कर जाता है ना तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं। तो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम क्या कह रहे हैं बेटा, मीजोजोम कह रहे हैं। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं तो पॉलीजोम देख लेते हैं। पॉलीजोम ये सब बैक्टीरिया के अंदर, एक बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है उसकी बनावट देख रहे हैं, बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो पॉलीजोम क्या होता है बैक्टीरिया बेटा, जब एक एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम लगे रहते हैं ना, एक एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम लगे होंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम कहते हैं। अगर यहीं पे मैं अगर अंतर कर दूं तो यहाँ तो पॉलीसोम पाया जाता है, पर वहाँ पर यूकेरियोटिक की बात करें तो वहाँ पे एक एमआरएनए से एक ही राइबोसोम अटैच होता है बेटा। ठीक है, अब बात करें अगर जीनोफोर की, तो जीनोफोर क्या होता है, इसको हम जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। यानी कि बैक्टीरिया के पास जेनेटिक मटेरियल आपको पता है सबके पास ही होता है, हम लोग के पास भी है, तो इस प्रकार बैक्टीरिया के पास भी है भाई अपना, है ना। बैक्टीरिया के पास भी क्या है, अपना जेनेटिक मटेरियल है। तो क्या देख रहे थे हम, बैक्टीरिया के पास भी क्या है अपना बेटा, जेनेटिक मटेरियल है। इसके पास क्या होता है बैक्टीरिया के पास, इसके पास भी डीएनए होता है, इसके पास भी आरएनए होता है। डीएनए जो इसके पास होता है वो होता है डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और आरएनए जो जनरली होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, अब ये तो रही इसकी जेनेटिक मटेरियल की बात। अब ये होता है इंक्लूजन बॉडी भी होता है बैक्टीरिया के पास, यानी कि इसमें ये बैक्टीरिया क्या करता है, अपने फूड जो होता है इसको स्टोर करके रखता है। अब बात करें अगर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या होता है बेटा, सेम जीनोफोर की तरह ही होता है, यानी कि ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। यानी कि ये क्या होता है, मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी इसके पास कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मिड क्या होता है, इसके पास ना ये पावर होती है कि क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेट कर जाता है, ये द्विगुणन कर लेता है खुद से ही। ठीक है, अब देखिए वहाँ जो भी चीज़ हमने पढ़ी थी ऊपर, ये देखिए इस स्ट्रक्चर में आपने जो भी चीज़ पढ़ी थी, चाहे वो सेल एनवेलप था, चाहे वो सरफेस अपेंडेजेस थे, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियोइड गैस वैक्यूल, पॉलीजोम, मेसोजोम, या फिर जीनोफोर, इंक्लूजन बॉडी, प्लाज्मिड। जिन बच्चों ने ये अच्छे से समझा होगा जब मैंने बोला, उनको आगे तो अभी दिक्कत नहीं आएगी जब मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि सेम जो मैंने अभी बोला वही चीज़ मैंने पीछे लिख रखी है नोट्स के तौर पर। तो देखिए, चलो देख लेते हैं। सेल एनवेलप क्या है, ये बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है उसका क्या है, उसके पार्ट्स हैं अलग अलग, देख लेते हैं, समझो। सेल एनवेलप तो मैंने बताया था, जैसे कोई लिफाफा होता है तो जब हम उसमें नाम क्यों लिखते हैं, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि देने वाला कौन है। ठीक है, नाम उसका नेम प्लेट एक पता चल जाता है। वैसी सेल एनवेलप में भी क्या आ जाते हैं बेटा, आपके ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है, इसकी आउटर बाउंड्री होती है, जैसे कि मैंने बताया था सबसे बाहरी लेयर को हम ग्लाइकोकैलिक्स ही बोल रहे हैं। फिर ये क्या करती है, एक नेम प्लेट की तरह क्या करेगी, काम करेगी, और ये क्या करेगा, एक सेल को दूसरे सेल से पहचानने का काम करेगी भाई, है ना। इसी प्रकार से सेल वॉल भी क्या होती है, इसके अंदर वाली लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर वाली लेयर को हम सेल वॉल कहते हैं, और सेल वॉल की भी अंदर वाली लेयर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल वॉल जो होता है हमें पता है कि प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है, और ये किस बैक्टीरिया में जो होता है, पाया जाता है बैक्टीरिया में भी। तो इसके जो किससे मिलकर बना है, पेप्टिडोग्लाइकन आपको बताया था, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। प्रोटीन की कम अमाउंट और कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा अमाउंट होता है। अब ये जो नेग नेम है ना, आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आने वाली जो बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़ाऊँगी, आगे बहुत आगे है इसका चैप्टर, तो उसमें आपको समझाऊँगी ये सब चीज़। ठीक है, तो ये फिलहाल इतना समझ लीजिए, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर ही किससे मिलकर बना होता है, नेग और नेम की मिक्सचर से। ठीक है, अब आगे बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है लाइपोप्रोटीन का बना होता है, जो कि सिलेक्टिव परमेबल होता है। और फिर हमने क्या देखा था वहाँ पे, सेल एनवेलप दिखा था,
फिर सरफेस अपेंडेजेस भी तो देखे थे ना, यानी कि किससे निकल रहे थे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल रहे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस से हमारे 3 स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे थे हमें, फ्लैजिला, पिली, फिमरी। ये कर रहा था लोकोमोशन का काम, ये कर रहा था रिप्रोडक्शन का काम, ये कर रहा था अटैचमेंट का काम, ठीक है। फ्लैजिला लोकोमोटरी, पिली नॉन लोकोमोटरी और फिमरी नॉन लोकोमोटरी। फ्लैजिला में फ्लैजिलन प्रोटीन है, पिली में पिली प्रोटीन है, फिमरी में फिमरी प्रोटीन है। ये सब मैंने आपको पीछे बता दिया जब मैं भी आपको बता रही थी, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ। और मैंने बताया था पिली में जो रिप्रोडक्शन होता है क्या कर देते हैं, कंजुगेशन एक ट्यूब बना देते हैं, जिससे ये एक जेनेटिक मटेरियल दूसरे एक जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को जेनेटिक मटेरियल पहुँचा देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार फिमरी क्या करता है, अटैचमेंट का काम करता है, ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं ये फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है, ऊपर सरफेस अपेंडेजेस हैं, ठीक है। तो इसी फ्लैजिला को थोड़ा और देख लेते हैं। बैक्टीरिया में आपको पता है फ्लैजिला की मदद से क्या करेगा, वो इधर से उधर जाएगा, है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है, लोकोमोशन का काम कर रहा है फ्लैजिला। तो कोई कोई बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनकी में यह फ्लैजिला अब्सेंट होता है। अब वो बैक्टीरिया का नेम क्या है, तो उसका नाम है ए ट्राइकस बैक्टीरिया। उन्हें ए ट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे कि डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस। अब आपको याद आ रहा होगा, अगर ये डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस आपने अगर कहाँ पढ़ा है, आप बताइए मुझे। आपने ये पढ़ा था, जो इससे पहले वाला पार्ट 1 आपने अगर देखा तो उसमें मैंने पढ़ाया था आपको, जो सबसे छोटी कोशिका है और जिसमें सेल वॉल है, उसमें आपने क्या देखा था, डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस देखा था। देखा था कि नहीं देखा था। विदाउट सेल वॉल में था आपका माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, और विद सेल वॉल में डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस ही तो था ना बेटा, सबसे छोटी कोशिका। तो उसके पास क्या होता है, फ्लैजिला अब्सेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ अगर बात करें किन किन के पास प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे आता है मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस, पीरीट्राइकस। अब देख लेते हैं मोनोट्राइकस में क्या होता है। मोनोट्राइकस में क्या होता है बेटा, फ्लैजिला जो होता है सिर्फ और सिर्फ सिंगल फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा। मोनो मतलब ही सिंगल होता है, तो इसमें क्या होता है, सिंगल फ्लैजिला देखने को मिलता है। एम्फीट्राइकस में आपको फ्लैजिला देखने को मिल जाएंगे, वो भी दोनों साइड से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दोनों साइड से एक एक फ्लैजिला आपको देखने को मिल जाएंगे। सिफेलो में क्या होता है बेटा, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होता है, यानी कि टफ्ट मतलब गुच्छा। फ्लैजिला का गुच्छा क्या देखने को मिलेगा आपको, एक ही साइड से क्या होगा, फ्लैजिला का आपको टफ्ट ऑफ फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा। लोफोट्राइकस में बेटा आपको टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड, यानी कि दोनों साइड से आपको फ्लैजिला की आपको गुच्छे दिखाई देंगे। और पेरीट्रैकस में क्या होता है, फ्लैजिला होता है वो भी पूरी बॉडी पर, ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। अब अगर बात करें आगे, तो इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें, किसके जेनेटिक मटेरियल की, बैक्टीरिया के, ठीक है, प्रोकैरियोटिक के। तो इसमें हमने वो ये भी देख लिया था कि इसमें क्या होता है, जीनोफोर भी होता है और प्लाज्मिड भी होता है। जीनोफोर किसे कहते हैं हम, मेन जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया का जो मेन जेनेटिक मटेरियल उसको हम जीनोफोर कहते हैं। प्लाज्मिड किसे कहते हैं हम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल को कह रहे थे, यानी कि मेन जेनेटिक मटेरियल कुछ के अलावा जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम प्लाज्मिड कह रहे हैं। तो जीनोफोर जो है ये हमारा यानी कि जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का, वो कैसा है, डीएनए भी है उसमें, आरएनए भी है। आरएनए जो है सिंगल है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, और डीएनए जो है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डीएनए कैसा होता है आपको पता ही है, जैसे कि प्रोकैरियोट में कैसा डीएनए देखने को मिला था, नेकेड डीएनए जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं था। सिमिलर इसके पास भी कैसा है, नेकेड डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। अब बात करें प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड में बेटा क्या होता है, प्लाज्मिड के पास ना कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक होते हैं। क्या होता है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और ये क्या कर लेते हैं, खुद का ही रेप्लिकेशन क्या कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर मिजोजोम की, तो ये भी देख लिया था हमने। इनफोल्ड सब चीज़ मैंने बता दी है आपको उसी समय जब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रही थी। तो ये क्या थी वहाँ पर, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकली हुई, ये क्या थी, इनफोल्डिंग थी। देखिए यही है ना मिजोजोम, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकली हुई क्या है, इनफोल्डिंग है, ठीक है, मिजोजोम, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा इन फॉर्म ऑफ वेसिकल, लैमेलिया, ट्यूब्यूल। ऐसी कुछ संरचनाएं दिख रही है ना, इन फॉर्म में ये क्या बन जाती है, मिजोजोम की संरचना बन जाती है। ये किसके समान होता है बेटा ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो किसके समान होता है, सिंपली ये माइटोकॉन्ड्रिया की कैसा होता है, समान होता है। किसमें, वो भी फंक्शनली। ओरिजिनली तो ये डिफरेंट होता है, बट फंक्शन में ये सिमिलर होता है, किसके, माइटोकॉन्ड्रिया की। कौन, मिजोजोम, ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की ही बारे में बात चल रही है बेटा ये सब, ठीक है। और ये क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी रेस्पिरेशन में करता है ना मदद, वैसे ये भी क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन में मदद करता है। और ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन के लिए और सिक्रीशन के लिए।
अब बात करते हैं राइबोसोम की। तो इसमें कैसा राइबोसोम होता है बताया था आपको, पर इसमें 70s राइबोसोम देखने को मिलता है, यानी कि एक 50s और एक 30s। स्मॉलर और लार्जर यूनिट होता है। लार्जर यूनिट जो होती है 50s होती है, स्मॉलर यूनिट 30s। हमने देखा था इसमें जो होता है पॉलीराइबोसोम पाया था, यानी कि एक mRNA से बहुत सारे राइबोसोम निकले होते हैं, इसको पॉलीराइबोसोम कहते हैं। इंक्लूजन बॉडी अगर बात करें, इंक्लूजन बॉडी हमने देखा था वहाँ बैक्टीरिया के स्टोर फूड को ही इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। गैस वैक्यूल मैंने आपको बताया था किसमें पाया था, दो बैक्टीरिया में, एक ब्लू ग्रीन एल्गी और एक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, जो कि क्या करते हैं, बैक्टीरिया को बायोएनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये वाटर में फ्लोट कर सके आसानी से। डिफरेंस देख लिया अगर, लास्ट ये हमारा लास्ट वाला है, मतलब लास्ट हेडिंग बची है और लास्ट ये टॉपिक है रह रहा है। फिर इसके बाद मैं आपको इसकी जो आज हमने पढ़ा है इसकी समरी बता दूंगी। मैं आपको हमेशा, आपको पता है कि मैंने कल भी आपको पढ़ा की पूरी समरी बताई थी। ऐसे में क्या होता है, हमको और चीज़ अच्छे से आसानी से और क्लियर आ जाता है चीज़ें समझ में, ठीक है। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो बात करें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, आप खुद से मेरे को, चलिए आप खुद से डिफरेंस करके बताइए। देखो बेटा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट में कल हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। किस में नहीं होगी, प्रोकैरियोटिक में नहीं होगी। जिसके पास होगी उसे क्या बोलेंगे हम, यूकैरियोटिक। और हमने क्या देखा था यहाँ पे प्रोकैरियोटिक की बात करें तो हमने यहाँ देखे थे सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोट में चल जाए वहाँ सारे और सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में वापस से आ जाइए, तो प्रोकैरियोटिक में फिर हमने क्या देखा था, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, अब्सेंट होती हैं। डीएनए कैसे होता है, नेकेड होता है। वहाँ हम देख रहा था, वहाँ डीएनए में क्या हो रहा था, यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, पाई जाती है। अब यहाँ हमने देख लिया कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है बेटा, कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70s राइबोसोम। वहाँ यूकैरियोटिक की बात करें तो 70s और 80s दोनों राइबोसोम पाए जाते हैं। 70s इसलिए पाया जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनमें 70s राइबोसोम पाया जाता है। ठीक हो गया। अब हमने फिर यहाँ पे एक कंपार्टमेंटलाइजेशन भी देख लिया आज कि प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। फिर हम अगर बात करें तो यानी इसमें क्या देखा था हमने, बैक्टीरिया में हमने देखा था ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल पाया जा रहा था, मतलब जेनेटिक मटेरियल तो पाई जा रहा था जिसे जिनोफोर कहते हैं। इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसको प्लाज्मिड कहते हैं। तो हमारे प्रोकैरियोटिक में हमें प्लाज्मिड देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक में हमें प्लाज्मिड देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ यीस्ट ऐसी सेल है जिसमें हमें प्लाज्मिड देखने को मिलता है, और उस प्लाज्मिड का नाम है आपका 2 माइक्रोप्लाज्मिड। ठीक है। अब जेनेटिक मटेरियल भी आपको पता है, जेनेटिक मटेरियल में आपने यहाँ देखा था प्रोकैरियोटिक में कैसे जेनेटिक मटेरियल, प्रोकैरियोटिक के पास सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और वहाँ पर अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें यूकैरियोट में, उसके पास भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, पर कैसा है, लीनियर है। ठीक है। अगर यहाँ पे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की बात करी जाए प्रोकैरियोटिक में, तो रेप्लिकेशन वो होता है जिसमें डीएनए से डीएनए बनता है। ट्रांसक्रिप्शन वो होता है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है। ट्रांसलेशन वो होता है जिसमें आरएनए से प्रोटीन बनती है। ठीक है। तो रेप्लिकेशन इसमें आपको पता है पहले से कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और मोनरी मैंने आपको बताया कि सिमिलर हैं, एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया के पास क्या बेटा, वो ऐसा है कि एक कमरा है, उसी कमरे में सब कुछ है, बिखरा पड़ा है इधर से उधर, तो उसके पास तो न्यूक्लियस तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, उसका सब चीज़ साइटोसोल में ही होगा। तो यानी कि उसका रेप्लिकेशन भी साइटोसोल में हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोसोल में हो रहा है, और ट्रांसलेशन भी कहाँ हो रहा है, साइटोसोल में हो रहा है। अगर इसके अपोजिट बात की जाए यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक के पास तो अच्छा खासा न्यूक्लियस है ना, जिसके चारों ओर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो उसमें क्या होगा, रेप्लिकेशन बेटा कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस में होगा। एक सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन जो होगा वो होगा साइटोसोल में। ठीक हो गया, इतनी बात आई समझ में। अब बात अगर करें इसी प्रकार से सेलुलर रेस्पिरेशन की, सेलुलर रेस्पिरेशन में जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। तो प्रोकैरियोटिक में ये सब कहाँ होते हैं, प्रोकैरियोटिक में ये होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगी, प्रोकैरियोटिक में, तो ये भी साइटोसोल की एक ही चीज़ तो है, वहीं होगी। कहाँ होगी, साइटोसोल में होगा। क्रेब्स साइकिल भी वहीं होनी है, साइटोसोल में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ पर क्या, वो कहाँ पे होगा, ऑब्वियस होना ही होना है, वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा।
अब अगर बात करें यहाँ यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक में ये सेलुलर रेस्पिरेशन वाली जितने भी टर्म है आपके, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, ये कहाँ देखने को मिलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोसोल में हो जाती है, क्रेब साइकिल आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपको देखने को मिलती है। आई इतनी बात समझ में? एक चीज़ और छूट रही है, ये याद जरूर रख लीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनमें एक ग्लूकोज बराबर हमेशा 38 ATP ही बनते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो होते हैं एक ग्लूकोज बराबर कितना होता है? 38 या फिर 36 ATP। क्योंकि प्रोकैरियोटिक में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सटल सिस्टम अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में सटल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए इसकी एक समरी देख लेते हैं, आपने आज क्या क्या पढ़ा। तो हमने देख लिया था, रिकॉल कीजिए क्या क्या देखा कल और आज का। कल हमने देखा था सेल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? हमने देखा था कि सेल जिस प्रकार मकान बनाने के लिए ईंटों की जरूरत है, ठीक हमारे शरीर बनाने के लिए भी सेल की जरूरत है। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, कब की थी? 1665 में की थी। कैसी, कौन सी सेल थी? ये थी जीवित कोशिका, सॉरी ये कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। इनकी एक पुस्तक है, कौन सी है? माइक्रोग्राफिया। और उधर अगर बात करें लिविंग कोशिका की, तो वो की थी ल्यूएनहॉक ने, कब की थी? 1674 में। उनकी पुस्तक का नाम है सीक्रेट ऑफ नेचर। इतनी बात आई समझ में। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लीडन, स्वान, दो वैज्ञानिकों ने दी थी। स्लीडन बॉटनिस्ट हैं, स्वान जूलॉजिस्ट हैं। स्लीडन ने क्या बोला? स्लीडन ने ये बोला था बेटा कि जितने भी हमारे वो हैं प्लांट हैं, ये किससे मिलकर बनते हैं? मतलब उनकी जो बाउंड्री होती है वो सेल वॉल से मिलकर बनी होती है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने प्लांट के बारे में बताया, जबकि स्वान है उन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में बताया। इन्होंने बोला कि प्लांट जो है उनकी बाउंड्री तो सेल वॉल से मिलकर बनी होती है, लेकिन जो एनिमल होते हैं उनके पास भी बाउंड्री होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। अब इन्होंने दी थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो हमारी किसकी थी? इन्हीं दोनों की थी। तो इन दोनों फिर क्या हुआ? अब इन्होंने कुछ सिद्धांत भी दिए। क्या दिए? कि एक तो सेल जो होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, क्योंकि हमें पता है सेल के अंदर ही तो हमारे सारे फंक्शन होते हैं, चाहे रेस्पायरेशन हो गया, चाहे हम जितना भी चीज़ करते हैं, रेस्पायरेशन, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, है ना, तो सब कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर होता है। इसलिए ये हमारी कैसी सबसे छोटी इकाई होगी? संरचनात्मक और क्रियात्मक। और फिर दूसरा जो इसका सिद्धांत था वो ये था कि सभी जो कोशिकाएं हो, सभी जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हो सेल से मिलकर बने होते हैं। इसका अपवाद भी है, परंतु जैसे वायरस देख लिया, वायरस कहाँ सेल से मिलकर बन रहे हैं? वायरट हो गया, ये कहाँ सेल से मिलकर बना है? वैसे प्रियंस हो गया, कहाँ सेल से मिलकर बना है? तो ये इसके अपवाद हैं। इसकी कुछ कमियां भी निकाली कि ये आखिर उत्पन्न कैसी होती है, तो लोगों को पता नहीं था, तो लोगों ने चलो फिर क्या हुआ? नई थ्योरी निकाली गई। नई थ्योरी में ये बताया गया, रुडोल्फ विर्काउ ने नई थ्योरी निकाली है जिसे मॉडिफाइड सेल थ्योरी भी बोला जाता है, और रुडोल्फ विर्काउ ने दी है। तो इन्होंने बोला कि जितने भी पूर्व पहले से जो कोशिकाएं हैं उनसे ही नई कोशिकाएं बनती है, जिसको लैटिन वर्ड में ओमनी सेलुलर ई सेलुलर बोला गया। ये कल की मैं आपको बताया। फिर हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, मेसोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक आज जितना देखा हमने वही समझ लो। क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है न्यूक्लियस के चारों ओर, डीएनए कैसा है? नेकेड है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। और एक क्या देख लेते हैं, सेल ऑर्गेनेल कितने हैं, जो भी हैं वो सब क्या हैं? अब्सेंट है। किसमें? प्रोकैरियोट में। इसका सेम अपोजिट कर दो तो वो क्या है? यूकैरियोटिक है। अब इन दोनों के बीच का कर दो तो वो क्या है? मेसोकैरियोटिक है। यानी कि इसमें प्रोकैरियोटिक मेसोकैरियोटिक के लक्षण आते हैं, सॉरी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के लक्षण आते हैं। यानी यूकैरियोट से हम उठा लेंगे तो यूकैरियोट में हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा? सब चीज़ देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोट से हम उठाएंगे तो इसमें प्रोकैरियोट का एक लक्षण होता है, वो ये होता है, बाकी सारे यूकैरियोटिक के होते हैं। एक ये होता है कि इसमें जो होता है डीएनए नेकेड होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बस। फिर हमने क्या देख लिया था? मल्टी सेलुलर देख लिया था, यूनिसेलुलर देख लिया था। यूनिसेलुलर में हमने देखा बैक्टीरिया, फिर हमने देखा कुछ ऐसे प्लांट जैसे क्लोरेला हो गया, सिटोब्लेरिया हो गया, स्पाइरुलिना हो गया। फिर हमने देखा था यहाँ कुछ प्रोटिस्टा भी देख लेते हैं हमने, प्रोटिस्टा के डायटम, डायनोफ्लैजेला, ये सब क्या हैं? यूनिसेलुलर हैं। फिर हमने लास्ट में ऐसा देखा था कि कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जो जिनके पास हमारी मेम्ब्रेन होती है चारों ओर, और जिनके पास नहीं होती है। तो जिनके पास चारों ओर से मेम्ब्रेन थी वो कौन कौन से थे? जिनके पास चारों ओर से मेम्ब्रेन नहीं थी, पहले उनको देख लेते हैं। वो थी आपकी सेंट्रोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस और इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी बैक्टीरिया के स्टोर फूड को बोलते हैं। तो ये क्या है? जिनके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होती हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, इंक्लूजन बॉडी। अब इधर बात करें जिनके आप मेम्ब्रेन होती हैं, तो उसमें भी दो कैटेगरी में, एक सिंगल और एक डबल में बांट दिया था। डबल में बात करें, डबल को याद रखना, सिंगल को इतनी ज़रूरत है नहीं, अगर एक भी याद हो गया तो डबल में आप अगर बात करें तो डबल में क्या है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्ट, ये तीन ही तो है। तो हो गया ना, ये थी कल की कहानी। तो आज की कहानी अगर बात करें, आज की भी हम बात कर लेते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक क्या है।
प्रोकैरियोट में कल की सेम लक्षण की न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, डीएनए जो होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, और कंपार्टमेंट आज हमने देखा कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, यानी कि एक ही घर कमरा है, उसी कमरे में सब कुछ पड़ रखा है। तो यानी कि बैक्टीरिया जो होता है उसके जो जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं उसके सब क्या होते हैं, ऐसे ही बिखरे पड़े रहते हैं। ठीक है, इधर से उधर, उधर से इधर क्या होते हैं, एक सेल के अंदर बिखरे पड़े रहते हैं। ठीक होगी। अब चलिए फिर हमने देखा इसमें क्या देखा, फिर हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक होता है किसके अंदर रखते हैं, मोनियर किंगडम के अंदर रखते हैं। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें से एक मोनियर है। इसके अंदर हम किसको रख रहे हैं, अपने प्रोकैरियोटिक भाई साहब को रख रहे हैं, जिसके अंदर हमारी बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो बैक्टीरिया को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ये होता है यू बैक्टीरिया, एक होता है आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो होते हैं नॉर्मली किसी भी कंडीशन में पाए जाते हैं, जब ये 4 प्रकार के होते हैं। बेसिलस एक हमने कल देख लिया था रॉड शेप का, और एक अब हम बचे 3। तो एक होता है विब्रियो जो कि कॉमन शेप होता है, एक होता है स्पाइरलम स्पाइरल शेप होता है, और एक होता है आपका कोकाई जो कि स्फेरिकल शेप होता है। 4। और आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो ये बिल्कुल हाई इनको ज़्यादा टेम्परेचर में रहने के रहते हैं, इसको इसलिए एक्सट्रीमोफाइल भी कहते हैं। ये भी 3 कैटेगरी में डिवाइड हैं, एक हेलोफाइल, मिथेनोजोन और थर्मोएसिडोफाइल। हेलोफाइल जो होते हैं हाई सैलिनिटी यानी कि जहाँ लवड़ी इलाके हैं वहाँ देखने को मिल जाएंगे ऐसे बैक्टीरिया। मिथेनोजन होते हैं जहाँ पे आपको दलदली वाली भूमि होती है वहाँ देखने को मिल जाएंगे ऐसे बैक्टीरिया। थर्मोएसिड जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर है वहाँ आपको ऐसे बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो पीएच कम होगा, और पीएच कम होगा तो यानी कि एसिडिटी ज़्यादा होगी, है ना। तो वहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। फिर हमने बात करी प्रोकैरियोटिक के स्ट्रक्चर। अब इसके स्ट्रक्चर में ये सब कुछ आ जा रहा है तो हमें फिर, है ना, तो देख लेते हैं क्या पढ़ा हमने। इसके सेल एनवेलप, सबसे आउटर मोस्ट जिसकी जो लेयर है उसको ग्लाइकोलिक्स कहते हैं, इसको इसका नेम प्लेट भी कह सकते हैं। फिर सेल वॉल देखी थी, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी थी, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। न्यूक्लियोइड देखा था, फिर न्यूक्लियोइड देखा था। न्यूक्लियोइड में क्या देखा था, इंसिपिएंट न्यूक्लियस उसे कहते हैं जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होती है। फिर गैस वैक्यूल देखा था, 2 उसमें पाए जाते हैं, एक ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। फिर हमने देखा था सरफेस अपेंडेजेस, फिली, फ्लैजिला, पिली और फिम्बरी। फ्लैजिला ये सब तीनों किससे निकल रखे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस से अटैच है। कैसे इनका क्या क्या अलग अलग कार्य है। जैसे फ्लैजिला जो होता है क्या करता है, लोकोमोशन का काम करता है। पिली जो होता है रिप्रोडक्शन का काम करता है। फिम्बरी जो होता है अटैचमेंट का काम करता है। मेसोसोम क्या देखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग है, फोल्ड जब हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को ही मेसोसोम कहते हैं। पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम एक ही चीज़ है, यानी कि जब एक mRNA से बहुत सारी राइबोसोम लग जाएं तो इसको पॉलीजोम कहते हैं। जीनोफोर क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, यानी कि इस बैक्टीरिया के पास भी तो जेनेटिक मटेरियल होगा ना, जैसे डीएनए आरएनए। तो कैसा डीएनए इसमें पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा डबल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाएगा। आरएनए कैसा देखने को मिलता है, जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए। इसी प्रकार से इसके पास कुछ और भी क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, या फिर हम इसे प्लाज्मिड कह देते हैं सिंपली। और इसके स्टोर फूड को इंक्लूजन बॉडी कह देते हैं। इतना आपको आई बात समझ में। फिर हम क्या देख लेते हैं इसके बाद, फिर हमने यहाँ पे इसका डिफरेंस कर दिया इनमें, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कुछ है ही नहीं, जो बता रखा है अभी तक का वही लिख लो भाई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, कंपार्टमेंटलाइजेशन है। ऑल मेम्ब्रेन जो है इसमें क्या है, अब्सेंट है, इसमें क्या है, प्रेजेंट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक राइबोसोम पाया जाता है, वो भी 70S। इसमें जो होता है 70 और 80S दोनों प्रकार का राइबोसोम देखने को मिल जाता है। 70S जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड में पाया जाता है। इसमें जो होता है आपको पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम, यानी कि जब एक mRNA से बहुत सारी राइबोसोम लग जाएं तो उसको पॉलीराइबोसोम कहते हैं। इसमें एक mRNA से एक राइबोसोम लगता है, इसलिए इसे मोनोराइबोसोम कहते हैं। किसमें, यूकैरियोटिक में। प्लाज्मिड, इसमें आपको पता है बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है, जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या कह रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं। इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है, इसमें वैसे नहीं पाया जाता, बस एक ही में पाया जाता है, वो उसका नाम है यीस्ट। फिर हमने देखा कैसा डीएनए है, देख लिया डबल स्ट्रैंडेड। इसमें भी कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है। इसमें कैसा है, सर्कुलर है। इसमें कैसा है, लीनियर है। रेप्लिकेशन हमने देखा था, जब एक ही कमरा है भैया तो कहाँ जाएगा वो, एक ही कमरा है तो सब चीज़ उसी में ही तो होना है, इसलिए क्या होगा, रेप्लिकेशन किस किस में होगा, रेप्लिकेशन कहाँ होगा बेटा, साइटोसोल के अंदर होगा। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, साइटोसोल में होगा। ट्रांसलेशन कहाँ होगा, साइटोसोल में होगा। जबकि इधर का यूकैरियोट की बात की जाए, उसके बाद न्यूक्लियस इतना अच्छा खासा है, चारों ओर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, हिस्टोन प्रोटीन है, तो उसमें कहाँ होगा रेप्लिकेशन, न्यूक्लियस में होगा।
ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा। ट्रांसलेशन कहाँ होता है? बस साइटोसोल में होता है। इतनी आई बात समझ में। फिर हम देख लेते हैं ये जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें एक ग्लूकोज बराबर कितना होता है? 38 ATP होता है हमेशा, क्योंकि इसमें सेंट्रल सिस्टम अब्सेंट होता है। इसमें एक ग्लूकोज बराबर 36 या फिर 38 ATP होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रल सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के कुछ टर्म हैं, ये भी हम आगे चलकर बताएंगे। अभी यहाँ मत पूछ लेना कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ये आगे चलकर बताएंगे, ठीक है। अभी इसका टॉपिक चल रहा है इसलिए आपको बताना यहाँ जरूरी है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, 3 ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है बेटा, ये तीनों के तीन कहाँ होंगे? इसमें इनका बस चलता नहीं, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी यहाँ साइटोसोल में करा देते हैं। बस इसके लिए एक मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनका बस नहीं चला। इसलिए ये कहाँ होती है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। बाकी देख रहे हो, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सब कहाँ हो रहा है? प्रोकैरियोट में, साइटोसोल के अंदर हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो भी इनकी क्या हो गई है? मजबूरी। और इधर का यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ये कहाँ होता है बेटा? ग्लाइकोलाइसिस तो इसमें साइटोसोल में होता है, बाकी क्रेब्स साइकिल क्योंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए कहाँ हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहाँ हो जाता है बेटा? इनर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में हो जाता है। इतनी आई आपको बात समझ में? आशा करती हूँ कि आपको मैं जितना समझा रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और कहीं कुछ मुझसे कमी रह जा रही है तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा बेटा। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।